युद्ध के 14 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात से लेकर ओमान, बहरीन सबको समझ आ गया होगा कि अमेरिका के साथ खड़े होकर ना तो वे इसराइल के खतरे को कम कर सकते हैं, ना इस क्षेत्र में शांति की गारंटी पा सकते हैं। खाड़ी के देशों का यह भ्रम या सौदेबाजी अब सब फैल चुकी है। जिस कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को करीब 3,500 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया, उस कतर में अमेरिका का दूतावास बंद है, कतर की फैक्ट्रियां बंद है, एलपीजी का प्लांट बंद है। कतर में जब तब हमले की खबर आ जाती है। इस वीडियो में हम आपको इस पहलू के अलावा उन शख्सियतों के बारे में भी बात करेंगे जो इस युद्ध को प्रभावित कर रही हैं और खुद भी प्रभावित हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी पहली बार अपना पैगाम दिया। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, कई सारी घटनाओं, बयानों और सूचनाओं को क्रम में जोड़ते हुए युद्ध का हाल आपको बताते हैं। हम किसी एक बयान या एक घटना को लेकर अपना पूरा वीडियो नहीं बनाते, बचते हैं ऐसा करने से, क्योंकि उस बयान के अलावा भी बहुत चीजें हो रही होती हैं जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए और पूछना भी चाहिए कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। अमेरिका के विमान किसके हमले से गिर रहे हैं? इराक के ऊपर क्रैश हुए विमान के 6 लोगों के क्रू में से 4 की मौत की पुष्टि कर दी गई है। ट्रंप के लिए अब जवाब देना मुश्किल होता जाएगा। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर या हवा में तेल भरने वाला भारवाहक विमान, एक विमान इराक के ऊपर नष्ट हो गया, इसी का एक दूसरा विमान क्षतिग्रस्त होकर उतरा है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। 1998 के हिसाब से इसकी कीमत 166 करोड़ के आसपास है। इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस ने दावा किया है कि इस विमान पर उसने हमला किया है। यह ईरान का समर्थक माना जाता है। अमेरिका की सेना कह रही है दोस्ताना इलाके में विमान गिरा है, लेकिन कैसे गिरा यह नहीं बता रही। यही कहा कि दुश्मन या दोस्त का हमला नहीं। तब फिर किसके हमले से विमान गिरा? जब कुवैत के एयर स्पेस में F-15E स्ट्राइक ईगल सीरीज के 3 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए, तब भी अमेरिका ने कहा फ्रेंडली फायर में गिर गया। इस बार कहा गया न दुश्मन का हमला न दोस्त का। अमेरिका कभी नहीं कहेगा ईरान से उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन हर किसी को दिख रहा है कि ईरान ने खाड़ी के कई देशों में तबाही मचा दी। 28 फरवरी को ही खबर आई कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला कर दिया। 6 सैनिकों की मौत हो गई। इनके पार्थिव शरीर को रनवे पर लेने खुद ट्रंप गए थे। CBS न्यूज ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इस हमले में कुल 6 लोगों की मौत हुई, लेकिन 100 से 150 लोगों के घायल होने की भी संभावना है। गंभीर रूप से घायलों को जर्मनी भेजा गया। अपने ही जवानों के बारे में खबरें छुपाई जा रही हैं। अमेरिका के युद्धपोत जेरल्ड फोर्ड पर आग लगने की खबर है। 2 सैनिकों के घायल होने की सूचना है। सेना कह रही है आग लॉन्ड्री रूम में लगी। इसका ईरान के हमले से संबंध नहीं, मगर ईरान की IRGC ने कहा हमला उसी ने किया। क्या अमेरिका अपने नुकसानों को छिपाना चाहता है? नुकसान नहीं, अपनी शर्मिंदगी को छिपाना चाहता है। अब रिपोर्ट छपने लगी है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर सिस्टम में ऐसा क्या है जो अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद भी टिका हुआ है और जिसके कारण पूरे क्षेत्र में दहशत। ब्लूमबर्ग ने ईरान के मिसाइल सिस्टम पर लंबी सी रिपोर्ट की है। इसराइल के आयरन डोम को लेकर युद्ध की रिपोर्टिंग में कितने पन्ने खर्च कर दिए गए। अब इसराइल का ही अखबार हारेस रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के 11 क्लस्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए सीमा के भीतर आ गए और एक मिसाइल ने सेंट्रल इसराइल पर 70 बम गिरा दिए। इसके अलावा सूडान से खबरें आ रही हैं, वहां ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात का खेल बिगाड़ दिया है। सूडान में संयुक्त अरब अमीरात विद्रोही गुट RSF को सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान सुडानी सेना SAF को सपोर्ट कर रहा है। जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान की वहां सरकार है। सूडान लाल सागर के किनारे है और लाल सागर से भी दुनिया का 12% व्यापार होता है। तो सूडान की सेना को सपोर्ट कर ईरान लाल सागर तक अपने प्रभाव को ले जाना चाहता है, ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद लाल सागर में भी उसका दबदबा बन जाए। तो कितना कुछ है जानने के लिए और समझने के लिए धीरज के साथ आप हमारा वीडियो देखते चलिए और मिलिए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, जो खुद अपने देश की राजधानी में होते हुए जूम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई को ललकार रहे हैं कि वे सामने नहीं आ रहे। दूसरे देश में पेजर के जरिए धमाका करने वाला, बाथरूम तक में जासूसी करने के लिए पैगासस बनाने वाला इसराइल और इसके प्रधानमंत्री को जूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आपको याद है लेबनान में पेजर अटैक के बाद नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को सोने का बना एक पेजर गिफ्ट किया। चांदी का एक पेजर उपराष्ट्रपति वांस को दिया। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि इस तोहफे ने ट्रंप को असहज कर दिया था। अब पत्रकार टकर कार्लसन ने भी अपने पॉडकास्ट में इसकी बात की है। कहा है कि नेतन्याहू के सोने के पेजर को थ्रेट के रूप में देखा गया था। तो पेजर बांटने वाले नेतन्याहू जूम के पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि तेल अवीव में ही है? הישגים עצומים, הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहे शिया हो या सुन्नी, अतिवादी इस्लाम दुनिया के लिए खतरा है। यह बयान साधारण नहीं, आपको समझ आ जाएगा कि अमेरिका इस खेल में किसके साथ है।
नेतन्याहू का यह बयान तुर्की और सऊदी अरब को टारगेट करता है, लेकिन खाड़ी के देशों को भी उनकी जगह दिखा देता है। अगर नेतन्याहू कट्टर इस्लाम का वही पुराना राग फिर से आलाप रहे हैं, तब खाड़ी के देशों को इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की अपनी नीतियों को अरब सागर में फेंक देना चाहिए। 2020 में बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड किया। सऊदी अरब भी इजराइल के नजदीक जाने ही लगा है। 2022 में कतर ने फुटबॉल के विश्व कप पर अरबों डॉलर खर्च किए। 2034 में सऊदी अरब में विश्व कप होगा। यह सब इसलिए भी हो रहा है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि मुस्लिम देश बदल रहे हैं। इजराइल के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। याद कीजिए, युद्ध से पहले जब तेल अवीव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू गले मिल रहे थे, तब नेतन्याहू ने एक हेक्सागन अलायंस की बात की थी। उसी बयान में नेतन्याहू ने शिया एक्सिस के साथ साथ सुन्नी एक्सिस की भी बात की थी। नेतन्याहू अब तक ईरान और उसके सहयोगियों को शिया एक्सिस बताते रहे हैं, लेकिन अचानक से सुन्नी एक्सिस की बात क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? इस्लामिक देशों में दो सबसे बड़ी सुन्नी शक्तियां हैं, तुर्की और सऊदी अरब। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी बयान दिया है कि तुर्की नया खतरा खड़ा हो रहा है, तुर्की अगला ईरान होगा। इसका मतलब है इजराइल ईरान के बाद अब तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने की तैयारी में है और उसके खिलाफ युद्ध करने का बहाना खोज रहा है। तुर्की मुस्लिम भाईचारे की बात करता है और नेतन्याहू अभी से इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं। इजराइल चाहता है कि तुर्की खाड़ी के देशों और पाकिस्तान से दूर हो जाए। इजराइल सऊदी अरब को भी इशारा कर रहा है कि उसके पास इजराइल का नेतृत्व स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, वरना उसके खिलाफ भी इजराइल का प्रोपेगेंडा लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने सीरिया, इराक, लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, हुथी सब खत्म कर दिए, सिर्फ सऊदी अरब से रिश्ते स्थापित करना बाकी है। नेतन्याहू बार बार अपने इन इरादों की बात करते हैं। उनके बयानों को पढ़ने से साफ है कि इजराइल के लिए यह आखिरी युद्ध नहीं और लड़ने के लिए ईरान आखिरी देश नहीं। ये कैसा देश है जो इसी खतरे में जी रहा है कि कोई भी देश उस पर हमला कर देगा और उसके जवाब में, उसके भय में खुद जाकर उन देशों पर हमला करता है। खाड़ी के देश समझ भी रहे हैं कि इजराइल ने ईरान के हमले से बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इजराइल का टारगेट इस वक्त केवल ईरान है। दुबई में बम गिरे या कतर में फैक्ट्री उड़ जाए, इससे उसे कोई मतलब नहीं।